बच्चों, यह हिंदी की नेक्स्ट क्लास है और जो भी हमारा वर्णमाला में कुछ चीजें शेष रह गई थी आज उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। हमारी हेडिंग होगी अंतस्थ व्यंजन। कौन सी हेडिंग होगी? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक में इसे नोट करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, आप देखिए और आपको याद होता जाएगा। इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ द्वारा मुख के किसी भाग के हल्के स्पर्श से होता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनको पॉइंट में लिखेंगे। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन से 4 हैं अंतस्थ? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन, इसकी डिफिनीशन, इसकी परिभाषा हमने लिख ली है। चलिए एक बार समझाते हैं। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ द्वारा मुख के किसी भाग को हल्का स्पर्श करे, बोलने पर हल्का स्पर्श हो, किसी भाग के हल्के स्पर्श से होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक है, इसको इरेज करके हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हम आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक ऊष्म व्यंजन। ठीक है, हेडिंग डालिए और मेरे साथ साथ इसकी परिभाषा लिखते चलिए। हमारी हेडिंग है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख द्वारा गर्म वायु के घर्षण से होता है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। तीनों सा और हा। अब इसमें से कौन सा सा है, इसको हम बाद में बताते हैं। अभी इसके नीचे पॉइंट लिखेंगे। इन्हें संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें संघर्षीय व्यंजन
भी कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख द्वारा गर्म हवा के घर्षण से होता है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? जब इन वर्णों, इन व्यंजनों को हम बोलते हैं तो हमारे मुख में एक घर्षण उत्पन्न होता है। अन्य व्यंजनों की अपेक्षा इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? तीनों सा और हा। परंतु तीनों सा कौन कौन से, इनके नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं। ये होता है हमारा तालव्य, ठीक है, तालव्य सा। और ये होता है मूर्धा या मूर्धन्य सा, ठीक है। इसको बोलते हैं दंती सा। कौन सा? दंती सा। ये जो सा है इसे तालव्य सा बोलते हैं। नेक्स्ट जो है उसे मूर्धन्य या मूर्धा, ठीक है, मूर्धन्य सा। एंड ये सपेरा, जिसको हम लोग बोलते हैं सपेरा वाला सा, ऐसे नहीं बोलना है, ये दंती वाला सा है। कौन सा? दंती सा। और हा तो हमारा है ही, ठीक है। इन्हें संघर्ष, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ और ताल के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है, यानी ये टच ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। आप इनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो तैयार हो जाइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है देखते हैं। ओके, हेडिंग डालेंगे संयुक्त व्यंजन, इसकी परिभाषा लिखेंगे। ये व्यंजन भिन्न भिन्न, ये व्यंजन भिन्न भिन्न व्यंजनों एवं स्वरों के, व्यंजनों एवं स्वरों के संयोग से, व्यंजनों एवं स्वरों के संयोग से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है, ठीक है, इनकी संख्या 6 है। कहीं कहीं पे आपको 4 देखने को मिलेगी, हम आपको 6 बता रहे हैं। नीचे के जो 2 हैं द्विगुण व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन की श्रेणी में भी आते हैं वो, इसलिए इन्हें 4 भी काउंट करते हैं कहीं कहीं पे। चलिए देखते हैं कि कौन से हैं। जैसे जैसे बताया जा रहा है आप बस ध्यान से देखते जाइए, आपको इसमें कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत इजी है ये, बस ध्यान से देखना है आपको। छा, ठीक है, छा को आप बोल के देखिए। क छा बोलते ना, छा, का शा, मूर्धन्य शा होगा और आ। त्रा बनता है ता और रा प्लस आ। इसमें ये याद रखना है कि ये जितने भी व्यंजन आएंगे ये हलंत वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें स्वर शामिल नहीं है, ठीक है, ये स्वर रहित हैं। आप देखते जाइए, सभी में हलंत लगा हुआ है, आप इसे लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, वरना आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। इसको वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं। डा और ढा जो बताया था मैंने, देखिए, इन्हें द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या
उच्चिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन या उच्चिप्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन भिन्न भिन्न व्यंजनों एवं स्वरों के संयोग से बनते हैं। भिन्न भिन्न व्यंजनों एवं स्वरों के संयोग से बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 6 होती है और ये 6 कौन कौन से होते हैं? छ, जो कि का और श प्लस आ से मिलकर बना होता है। त्रा, ज्या, श्रा, डा, ढा। ठीक है, हमें कहीं कहीं पर इन 4 का ही वर्णन मिलता है। इनको द्विगुण व्यंजन कहा गया है तो उनको अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने ये जितने भी संयुक्त व्यंजन है एक साथ बता दिया है। इनकी संख्या आप 6 भी कह सकते हैं। ओके, अब आप इनका जब वर्ण विच्छेद करेंगे, मतलब जिन जिन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा का, इसे हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। इसका अर्थ ये होता है कि यह वर्ण जो है, व्यंजन जो है, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, प्लस आपको श पूरा देखने को मिलता है, ये भी सही है, लेकिन आपका यह हिंदी के उच्चारण या उसके वर्ण विच्छेद के नियमानुसार यह ज्यादा सही माना जाता है। अब इससे हम जब छोटा आ बाहर कर लेते हैं तो ये भी हलंत में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी 6 व्यंजनों में किया गया है। त्रा, आप बोलिए ता रा, त र, त्रा। ठीक है, ज्या, ज्या बोलिए, ज्या, ज्या बोलते हैं ना, ज्या, ज्या। इसका क्या होता है? ऐसे उच्चारण कर, ज्या। तो यहाँ पे दोनों में हलंत होगा क्योंकि ये इसमें कोई भी स्वर नहीं है। श्रा, शा प्लस रा प्लस आ। ओके, रा, रा प्लस रा प्लस आ, ढा, ढा प्लस रा प्लस आ। और ये जितने भी व्यंजन हैं ये सभी हलंत वाले होंगे। ठीक है, इस पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है आपको ऐसे यहाँ पे हलंत हटा दे और ये आपको पूरा विकल्प दे दे और आप जल्दबाजी में इसी को सही कर देंगे। इसलिए इतना जरूर याद रखिए कि जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन हैं, ये सभी हलंत सहित रहेंगे। ठीक है, क्लास के टाइम आप लोगों को कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़रूर से ज़रूर आप कुछ कोई भी कन्फ्यूजन है आप ज़रूर पूछिए, ठीक है ना। आपको हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा, जो भी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। ओके, हमने बताया था द्विगुण व्यंजन, अब उसकी परिभाषा लिखेंगे। पहले हेडिंग डालिए द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन इन व्यंजनों से किसी शब्द की शुरुआत इन व्यंजनों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये किसी शब्द के बीच में ये किसी शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। इसी गुण की वजह से इसी गुण की वजह से इन्हें द्विगुण व्यंजन
द्विगुण व्यंजन कहा गया है। द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन, जो कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, इनके दो नाम हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? डा, ढा। ये द्विगुण व्यंजन, इन व्यंजनों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, अर्थात ये शब्द के बीच में आएंगे या अंत में आएंगे। ठीक है, शुरुआत नहीं होती है, ये किसी शब्द के बीच या अंत में आते हैं। यहाँ पे 2 बार है, हो गया। इसी गुण की वजह से इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, ये आपको मैंने अभी बताया था। इनकी संख्या 2 होती है, डा और ढा। हमारे वर्णमाला में डा, ढा ये जो होते हैं, ये है वही, बट यहाँ पर ये जो नुक्ता लग गया, इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। जो डा और ढा नुक्ता के साथ आएंगे, उन्हें द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन की संज्ञा में रखा जाएगा। ठीक है, इसे नुक्ता बोलते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका आंसर वीडियो में जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। अगला हम पढ़ेंगे प्लुत। क्या पढ़ेंगे? प्लुत। ये क्या होता है? प्लुत, इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। ये त्रिमात्रिक स्वर है। ये त्रिमात्रिक स्वर है। इसके उच्चारण में तिगुना समय और जोर लगता है। इसके लिए ये एस जैसा साइन चिन्ह का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे ओम, बीच में जो आया है एस जैसा, इसे हमने बाकी स्वर पढ़ लिए थे, ये बच गया था हमारा त्रिमात्रिक स्वर है। यह त्रिमात्रिक स्वर है, इसके उच्चारण में 3 गुना समय और जोर लगता है, इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे ध्यान से, ये क्या कह रहा है? ये त्रिमात्रिक स्वर है। हमने पढ़ा था जितने भी स्वर, एक मात्रिक या द्विमात्रिक। ठीक है, ये त्रिमात्रिक स्वर है और इसका जो साइन है ये है। इसको जब हम ओम बोलते हैं, अब आप ओम बोलिए, ओम। ये जो ओ की आवाज आ रही है, ये ले रहा है हमारा 3 मात्रा का टाइम। ठीक है, ये हो रहा है हमारा त्रिमात्रिक। ओके, चलिए आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुनासिक या चंद्र बिंदु। ठीक है, हमारी ये नेक्स्ट हेडिंग होगी।
आप सभी लोग रेडी हैं? हमने हेडिंग डाल ली थी, अब इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। इनका उच्चारण नाक और मुख से होता है। नाक और मुख से होता है। तथा उच्चारण में लघुता आती है। इसका एग्जाम्पल जैसे करके लिखेंगे, जैसे गांव। ठीक है। अब हम इसके नीचे लिखेंगे अनुस्वार या अंक बिंदु। ठीक है, हमारी हेडिंग होगी अनुस्वार या अंक बिंदु। इसका उच्चारण नासिका के सहारे होता है। इसका उच्चारण नासिका के सहारे से होता है। हिंदी में सामान्यतः पंचमा अक्षरों की जगह या उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। हिंदी में सामान्यतः पंचमा अक्षरों की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे में लिखेंगे अंगूर, दूसरा है हमारा अंगद। ठीक है। अनुनासिक या चंद्र बिंदु, इनका उच्चारण नाक और मुख से होता है। उच्चारण में लघुता पाई जाती है, जैसे गांव। जो मात्रा आ रही है अनुनासिक, ये लघुता ला रही है, गांव। ठीक है। अब आएंगे अनुस्वार या अंक बिंदु किन्हें कहते हैं। इनका उच्चारण नासिका के सहारे से होता है। हिंदी में सामान्यतः पंचमा अक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे कि अंगूर और अंगद। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। हिंदी में विसर्ग किसे कहते हैं। इसका उच्चारण हा की तरह होता है तथा स्वर के बाद में आता है। ठीक है। हा की तरह होता है, क्या मतलब है, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हा की जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि दुख, निस्वार्थ, स्वतः, हा आ रहा है ना, स्वतः, निस्वार्थ, दुख। ठीक है। अब आते हैं आगत स्वर। आगत स्वर किन्हें कहते हैं। अन्य भाषाओं से आने के कारण इन्हें आगत स्वर कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं। आ, वो डॉक्टर वाला आ, जिसमें ऐसे देखिए ये साइन बना होता है, ये बड़ा आ तो है, बट इसमें जब ये आ जाएगा तो ये आगत स्वर कहलाएगा। इसका प्रयोग क्या क्या है, डॉक्टर में, कॉपी में, ऐसे और भी शब्दों में होता है। ठीक है। अब आएंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं। आपने ये व्यंजन तो अपनी वर्णमाला में देखे ही होंगे। इनके साथ साथ जब यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग होता है तो ये आगत व्यंजन बन जाते हैं। ठीक है। ये सिंपल वर्णमाला के जैसे वर्ण है, बट इनमें जब ये नुक्ता का प्रयोग हो जाता है तो ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अभी आपका वर्णमाला कंप्लीट हुआ है। आपको जो भी लग रहा है कि शेष रह गया है या हमने नहीं पढ़ाया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।